आज मैं यंग स्कॉलर सीरीज़ के तहत रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। इसमें मैं 2 पुस्तकें ले रही हूँ। एक सोवियत मध्य एशिया, ये एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट लेखक राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखा गया है, जिनका मूल नाम केदार पांडे है। आजमगढ़ के रहने वाले हैं, लेकिन केदार पांडे के नाम से शायद लोग ध्यान न देते, इसलिए एक पेन नेम ले लिया गया है, राहुल सांकृत्यायन। दूसरी पुस्तक मैं ले रही हूँ रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी। पहली वाली 45-46-47 में लिखी गई है, 48 में छपी है। दूसरी 2012 में छपी है। ये एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्ट्रैटेजिशियन के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक का सब टाइटल है व्हाट द मैप टेल्स अस अबाउट कमिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द बैटल अगेंस्ट फेट। और इसका मूल प्रयोजन है कि 2021 के होने वाले युद्धों में या कॉन्फ्लिक्ट्स में अमेरिका कैसे उभर कर या विजयी होकर सामने आए। और इन 2 पुस्तकों से मुझे सामग्री किस विषय में मिली है? चक्रवर्ती भारत के विषय में। कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, मेरी भी कल्पना। तो स्कॉलर्स को अपने विषय से संबंधित जो पुस्तकों का पता चले उनको तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन साल में कम से कम 10-12, कभी फुर्सतिया मूड में हो तो 25-50 किताब यूँ ही बस पढ़ डालना चाहिए। जिस तरह हम छुट्टी के दिन सिनेमा देखने चले जाते हैं, जो हाथ लग गया वो देख लेते हैं। तो ऐसे ऐसे तथ्य हैं जो अगर किसी भारतीय लेखक के हों तो आजकल वाले जो बुद्धि से जिसको फुटलूस कहते हैं, जो अपनी जड़ों से कटे हुए लोग हैं, उनको भरोसा ही नहीं होगा। तो पहली मज़ेदार किताब सोवियत मध्य एशिया, राहुल सांकृत्यायन। इसमें वो उन 5 राज्यों की बात करते हैं जो बाद में 1990 के आसपास सोवियत रूस से पोस्ट गोर्बाचोव एरा जो हुआ, जिसमें विखंडन शुरू हुआ कम्युनिस्ट रूस का, जिसको ये सोवियत रूस कहते हैं। तो ये 5 की बात करते हैं। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान 2, तुर्कमेनिस्तान 3, किर्गिस्तान 4 और एक और है 5, अभी पढ़ने में आ जाएगा। तो किसी को लगेगा इससे मध्य एशिया, इससे चक्रवर्ती भारत का क्या है? अब इनका शुरुआती पन्नों से मैं पढ़ रही हूँ। शुरुआती पन्ना है कजाकिस्तान प्रजातंत्र। इसमें ये कह रहे हैं पेज 6 पर, शकों के यहाँ रहने से यह प्रदेश शक द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। शक द्वीप साकल द्वीपीय ब्राह्मण, यानी भरत क्षेत्र का वर्णन एक कम्युनिस्ट लेखक 20वीं शताब्दी मध्य 20वीं शताब्दी में कर रहा है। कहाँ? सोवियत रूस के संदर्भ में। तो इस इलाके में ये भरत क्षेत्र सोवियत रूस के कब्जे में जो गया है, ये गया है मध्य 19वीं में। और मध्य 19वीं मतलब 1860 के बाद, बल्कि जाते जाते तो इसको 20वीं शताब्दी आ गया, और 20वीं शताब्दी के अंत में फिर उससे निकल भी गया, और 21वीं शताब्दी में पुनः भरत भूमि से इसका घनिष्ठ संबंध होगा। ये हम आपको बताएंगे इस कैप्लान वाली पुस्तक से। तो इस किताब के अंश भी मैं पढ़ के सुनाऊंगी पेज के हिसाब से। ये 5 स्थान हिंदुस्तान, तो ये 5 के 5 भारत क्षेत्र हैं। लिखने वाले राहुल सांकृत्यायन हैं, और मैं बता रही हूँ कब तक हैं? 19वीं शताब्दी के अंत या 20वीं शताब्दी तक। और यदि 1947 के बाद भारतीय राज्य सत्ता ने इसको क्लेम किया होता तो ये मिल जाता, और इसको क्लेम हम ना करें इसलिए क्योंकि 1947 का समय है, डीकॉलोनाइजेशन का पीरियड है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। जिस राष्ट्र का, जिस नेशन स्टेट का जो भूमि है वो उसको क्लेम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे, और ये अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदे
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो चल रहे हैं वो वही हैं जो लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन में ये 5 यूरोपीय देश मुख्यतः बना रहे हैं, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन भी है। ये यूरोपीय देश जिन नियमों को बना रहे हैं उन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत या तो क्लेम करें या बलपूर्वक क्लेम करें, ये दोनों काम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खूब प्रभुत मात्रा में चले हैं। तो हमारे यहाँ लाया गया सुभाष बाबू को मरा हुआ बताकर, सुभाष बाबू को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करके, नेहरू को प्रधानमंत्री बना के, ये नेहरू और माओ स्टालिन के चेले हैं। और एशिया में कम्युनिज्म को फैलाने वाले जो एजेंट हैं उनमें एक एजेंट नेहरू है, और नेहरू चर्चिल और इंग्लैंड के भी एजेंट हैं। भारत को इंग्लैंड की कॉमन वेल्थ बनाए रखने के लिए, जबकि इंग्लैंड हमारा कॉमनवेल्थ होना चाहिए था। एनीवे, अब हम इस पुस्तक पर बात कर रहे हैं। अब इसमें से हम अपने ढंग से पेज नंबर बता रहे हैं। जैसे पेज नंबर 1, मध्य एशिया के 5 प्रजातंत्र। इसमें कह रहे हैं जाति के विचार से कजाक, किर्गिज, उज्बेक, तुर्कमान तुर्क जाति से संबंध रखते हैं। ये तुर्क कौन है? तुरुष्क का अपभ्रंश है। तुरुष्क कौन है? जिनकी कथा महाभारत में, रामायण में और बहुत सी जगह आती है। जब वशिष्ठ के आश्रम, महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से नंदिनी को ले जाने के लिए एक कथा में विश्वामित्र जी हैं और एक कथा में सगर राजा है शायद। ले दे के महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से जब राजा नंदिनी को ले जाना चाहते हैं तो नंदिनी महर्षि वशिष्ठ के कहने से अपनी रक्षा के लिए जब सैनिकों को उत्पन्न करती हैं तो उनमें जो बहुत हैं उनमें एक तुरुष्क है। तुरुष्क भरतवंशी है। तुरुष्कों का बहुत अधिक संदर्भ भारतीय धर्म ग्रंथों में, संस्कृत धर्म ग्रंथों में, संस्कृत इतिहास ग्रंथों में भरा पड़ा है। वो मैंने अन्य जगह कहा हुआ है। तो यानी जाति के विचार से कजाक, किर्गिज, उज्बेक और तुर्कमान तुरुस्क यानी भरतवंशी है। फिर कहता है ताजिक भाषा की गलचा वह स्थानीय भाषा है जो ईरानी के पास रहते हुए भी कितनी बातों में संस्कृत के नज़दीक है। इनकी भाषाएं संस्कृत के नज़दीक हैं। फिर कहीं कहते हैं कि ये हाथ दिखाने में बहुत विश्वास करते हैं, जन्म कुंडली दिखाते हैं। फिर सीधे सीधे पेज 1 के आखिरी पन्ने में कहते हैं मध्य एशिया की यह जातियाँ भारतीयों से बहुत समानता रखती हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक कम्युनिस्ट लेखक कहता है कि ये 5 जातियाँ जबकि ये जा चुकी हैं, सोवियत रूस का अंग बन गई हैं, ये भारतीयों से बहुत समानता रखती हैं, ये भरतवंशी हैं। फिर ये कह रहे हैं आज जैसा इस्लामिक धार्मिक संगठन यहाँ कभी मजबूत था ही नहीं, ये तो अब मजबूत हुआ है। फिर ये कह रहे हैं कि यहाँ जो इस्लाम का हुआ वो शांतिमय तरीके से नहीं हुआ। धर्म प्रचार तो एक आड़ था जिसके नाम पर लूट के लिए उत्तेजित करके देश विजय में सहायक बनाया जाता रहा। लूट के लिए उत्तेजित करके, ये कौन कह रहा है? एक कम्युनिस्ट लेखक कह रहा है। क्यों कह रहा है? कि इस समय ये सोवियत रूस की सेवा में लगा हुआ है। मध्य एशिया में विशेषकर आधुनिक कजाकिस्तान में घुमंतू जातियां ही ज़्यादा रहती हैं। ये घुमंतू जातियां जो हैं ये पशुपालन करती हैं। जो नदियों की घाटियां हैं, छोटी छोटी घाटियां हैं, उनमें ये खेती भी करती हैं। लेकिन इनकी मुख्य विशेषता है जिसको ये लोग छिपाते हैं, ये व्यापारी हैं और प्रचंड योद्धा है। अनंत काल से, जब से नंदिनी माता ने उत्पन्न किया है तब से प्रचंड योद्धा हैं और ट्रेडर्स हैं।
फिर कह रहे हैं हिंदुकुश पर्वतमाला से सिर दरिया की कछाड़ तक का भी भूभाग अपनी सभ्यता की प्राचीनता और विकास में अपने भाइयों भारतीयों से पीछे नहीं रहा है। यानी न केवल ये भरतवंशी हैं, वरन इस पूरे इलाके में सभ्यता और विकास वैसी ही रही है जैसी इस क्षेत्र में जिसको अब ये लोग भारतवर्ष कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही भूभाग है, एक ही प्रकार के चक्रवर्ती सम्राटों का वहाँ भी राज्य है और यहाँ भी राज्य है। फिर देखिए, फिर ये कह रहे हैं अरबों ने, मुसलमान नहीं कह के यहाँ अरबों ने कह रहे हैं। अरब तो यहाँ कभी आए ही नहीं थे, पर्शियन ही थे, यहाँ लिखना था। मुसलमानों ने सदियों तक वक्षु गंगा की समृद्ध भूमि को, वक्षु नदी, ये वक्षु नदी कह रहे हैं कौन सा? ऑक्सस जिसको कहते हैं, और वक्षु के साथ गंगा कह रहे हैं। वक्षु गंगा की समृद्ध भूमि को, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी प्रसिद्ध नदी को हम भगवती गंगा की तरह ही स्मरण करते हैं, उसी उनके जल में उन्हीं का आवाहन करते हैं। फिर कह रहे हैं, या वही लाइन, वक्षु गंगा की समृद्ध भूमि को लूट और जनसंहार का अखाड़ा बनाया। और आज सब क्या बता रहे हैं? पीसफुल कन्वर्जन था या स्वैच्छिक कन्वर्जन था। अरे इस मामले में तो कम्युनिस्ट को सुनो। ताजुकों के पूर्वज शुद्ध सोग्ध बहुत वीर थे। ये शुद्ध सोग्ध कौन है? ये अंग्रेजी भाषा में ही हम लोग पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी भाषा में जो लिखा गया है उसमें शक को शुद्ध और शोग्ध, और इसका उच्चारण भी शब्द है शोग्ध है। कब यहाँ कौन सा साइलेंट होता है, कौन सा स्वर हाईलाइट होता है। तो ताजिकों के पूर्वज शक बहुत वीर थे। ये हम चूँकि यंग स्कॉलर सीरीज़ के लिए कह रहे हैं, तो हम स्कॉलर्स को कैसे इस संदर्भों को पढ़ना, समझना, उसके बहाव में न खो जाना। फिर ये कह रहे हैं कुछ छोड़ के कि ये घुमंतु विजेता शुद्ध की सभ्यता और संस्कृति में दीक्षित हो गए थे। शुद्ध की सभ्यता संस्कृति, शक भरतवंशी, चक्रवर्ती राजाओं, मानधाता, गोपाल पाल, महाराजा रणजीत सिंह, बहुत सारे अनंत काल से हजारों चक्रवर्ती राजा हैं, उनकी सभ्यता और संस्कृति में दीक्षित हो गए थे। अब ये कह रहे हैं विहार है, तो 1920 के बाद खास करके ये हुआ कि केवल जहाँ भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ मिले, वहाँ साथ में दुर्गा जी की भी मूर्ति है, गणेश की भी मूर्ति है, लेकिन चर्चा जो करनी है वो चर्च का आदेश था, वो केवल भगवान बुद्ध के ही मंदिरों का, विहारों का और उनकी मूर्तियों का ही चर्चा करना है। तो जहाँ जहाँ बुद्ध विहार ये कह रहे हैं, मान लीजिए वहीं पर दुर्गा जी हैं और बाकी चीज़ें, इनको बाकी हम आर्कियोलॉजी की पुस्तकों से आपको बताएंगे। इसका ये भी कह रहे हैं अरबों ने, यानी मुसलमानों ने, अरब यहाँ कभी आए नहीं, इन पुरानी देवालयों का चिन्ह भी न रहने दिया। यहाँ ये ध्यान लीजिए, ये डिटेल बताऊं कि ना बताऊं, यहाँ पर बता दूं। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मुसलमान के लिए अरब शब्द अंग्रेजों ने शुरू किया ऑटोमन एम्पायर से निपटने के लिए। अब ये कथा हम कई जगह बता चुके हैं, तो सार में अगर 1920 के बाद की छपी हुई किताब है तो जहाँ जहाँ अरब है वहाँ आप रख दीजिए मुसलमान, एक। दूसरा, वहाँ आप रख दीजिए तुर्क। ओटोमन एम्पायर, जिसको टर्की या ओटोमन, उस्मान नाम का एक राजा है, उसको ओटोमन कह रहे हैं, बेहुदापन। ये टर्की है, तुर्क लोग हैं, तो पहले तुर्की है और उसके पहले पर्शियन लोग हैं, पारसी लोग हैं। तो मुसलमान जो दो प्रभावशाली हैं वो हैं टर्की और पारसी, और जो मरे खपे इनके गुलाम हैं वो अरब लोग हैं।
और 1920 में इंग्लैंड ने इस पूरे इलाके को, कौन सा इलाका जिसको मिडिल ईस्ट कह रहे हैं, ये भारत तक आने का सी लेन है, समुद्रों के आने जाने का रास्ता है, इसको ओटोमन एम्पायर के हम दोनों नाम लेते चलते हैं कि तुर्कों से मुक्त कराने के लिए, क्योंकि ये लोग जर्मनी की तरफ झुके हुए थे, अरब कॉन्शसनेस को खड़ा किया। और उस अरब कॉन्शसनेस से ये लेबनान, जॉर्डन, सीरिया, इराक, दुनिया भर के देश खड़े कर दिए मनमानी सीमाओं को बनाकर। इस पर मैं अलग से 3-4 किताबें लूँगी और बोलूँगी। तो अरब कहीं नहीं गए आए हैं। अरब 4 खलीफा के समय तक मक्का मदीना है, 5वें में ये दमिश्क चले गए हैं और उसके बाद इनका खेल ख़त्म है। दमिश्क में मूलतः पर्शियन लोग हैं और 11वीं शताब्दी के आसपास तुर्क शुरू हो जाते हैं। ये तो सुग्ध और तुर्क मुसलमान हो गए। अभी दूसरी किताब में पढ़ के बताए 13वीं शताब्दी तक ये हिंदू हैं, सनातन धर्मावलंबी है। बहुत जगह 16वीं 17वीं शताब्दी तक सनातन धर्मावलंबी है। फिर ये कहते हैं पेज 3 पर, किर्गिज, कजाक, उज्बेक, तुर्कमान और ताजिक अपनी अपनी भाषा, इतिहास, कला और संस्कृति में पक्के राष्ट्रीय हैं। मुसलमानी से कोई लेना देना नहीं। वस्तुतः राष्ट्रीयता ही उनके लिए मुख्य चीज़ है। धर्म व्यक्तिगत विश्वास है। आप किसी अन्य कम्युनिस्ट से ये सुन सकते हैं? पक्के राष्ट्रीय हैं यानी क्या? यहाँ अभी भी जब ये पुस्तक लिखी जा रही है तब तक ये इस्लामिक पास्ट को नहीं, अपने प्री इस्लामिक पास्ट को हाईलाइट कर रहे हैं, और वो प्री इस्लामिक पास्ट है सनातन धर्मी पास्ट। फिर इसको यहाँ पर भव्य ये बता रहे हैं राहुल सांकृत्यायन, भव्य रंगशालाएं हैं, यानी नाटक, ड्रामा, डांस, म्यूजिक, जो कि इस्लाम में प्रतिबंधित था। इसको बहुत विस्तार से ये कह रहे हैं। और ये 20वीं शताब्दी में ये बहुत विराट रूप में कह रहे हैं, जो इस्लाम में, कुरान में कुफ्र है वो यहाँ हो रहा है, क्योंकि इनकी ऐसी प्रथा प्री इस्लामिक पास्ट में थी। अब मैं पृष्ठ 6 पर पहला कजाकिस्तान ले रही हूँ। इसको ये कह रहे हैं, ये शक द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। अपने शाकल द्वीपी ब्राह्मणों का स्मरण कीजिए। आप लोगों ने अगर ग्रीक लेखकों, प्लिनी वगैरह को पढ़ा होगा तो बार बार वो कहते हैं कि भारत में सोने की बहुत खानें हैं और वहाँ भेड़ों के बराबर चींटियाँ होती हैं जो कि ज़मीन से खोदकर सोना निकालती हैं। अब राहुल सांकृत्यायन कह रहे हैं कि सोने के सबसे बड़े उद्गम स्थान यही खाने थी। आगे वो कह रहे हैं, इन सोने के खानों के बारे में ग्रीक लेखकों ने वर्णन किया है। ग्रीक लेखकों में कहीं कोई कजाकिस्तान का वर्णन आपको नहीं मिलेगा, शक्द्वीप का वर्णन नहीं मिलेगा, भारत का वर्णन है, इंडिका का वर्णन। तो वहाँ का जो वर्णन है और यहाँ का ये वर्णन दोनों, यानी ये पूरा का पूरा भरत क्षेत्र है, सांस्कृतिक भौगोलिक नहीं, यह भारत का पॉलिटिकल क्षेत्र है। वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश का लखनऊ है, जैसे बिहार है, जैसे पंजाब है, जैसे केरल है, वैसे ही ये शक्द्वीप भरत क्षेत्र है। आगे कह रहे हैं, यहाँ के रहने वाले शकों के बारे में, सीथियंस के बारे में प्लिनी ने सुना था कि वह लोग बहुत लंबे होते हैं, उनके बाल लाल और आंखें नीली होती हैं। इन्हीं लोगों को चीनियों ने हुन नाम दिया और इन्हीं लोगों की जो ममीज़ मिली है इस इलाके में, उसको तारिम ममीज़ कहा जाता है, क्योंकि ये 6 फीट 6.5 फीट लंबी ममीज़ मिली है। इनको, इसको आप लोग गूगल में सर्च कीजिएगा। इन्हीं लोगों को चीनियों ने हूण नाम दे दिया, किंतु हूणों की अपेक्षा नीली आँखों, लाल बालों की इन संतानों को अधिक श्वेत देखकर श्वेत हूण, वाइट हूण्स कहा जाने लगा। वस्तुतः ये शक थे। शक ही को अलग अलग नाम से अलग अलग समय बुलाया गया है। पहले जो ये सुग्ध कहा गया है, ये भी यही सीथियन है। सुग्ध और एक जगह कोई और नाम दिया गया। तो शक राजा तोड़माण इन्हीं का राजा था
और जिसके पुत्र मिहिरकुल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सूर्य मंदिर बनवाकर अपना अभिलेख लिखवाया। तो मिहिरकुल और शक राजा ये भरतवंशी सनातन धर्मी राजा हैं जो शिव की पूजा करते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, सूर्य पूजक हैं। फिर 107 पर वो कुछ कह रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं मजेदार बात कि किसी समय चू नदी के किनारे, वस्तुतः चू सू हू ये जल को कहते हैं। अभी चीन का जब अपने लोग मेरे भाषणों को आप देखेंगे तो वहाँ हू और हे नदी और झील के लिए प्रयोग होता है। तो कहते हैं कि साहब चू नदी के किनारे किसी वक्त शक लोग नमदे के ऊनी लंबे बूटों को पहनकर अपने पशुओं को चराते फिरते थे। फिर ये कम्युनिस्ट कह रहा है कि मथुरा में और भारत में जगह जगह जो हजारों सूर्य मूर्तियां हैं उनके पैर में जो मोजा और बूट है, यानी नमदे के लंबे जो बूट हैं वो वही है जो ये शक पहन के घूम रहे हैं। तो वो भगवान सूर्य के पैर में भी हैं और कनिष्क की मथुरा वाले प्रतिमा में भी हैं। और इसके बाद भी इसको केवल सांस्कृतिक क्षेत्र संघी कहते हैं। खैर संघियों का काम भी हिंदुओं का संगठन था, ये अध्ययन अध्यापन और शोध तो नहीं था। मैं बार बार प्रयोग कर रही हूँ, क्षमा प्रार्थना। फिर वो कह रहे हैं शकद्वीप चरागाहों की भूमि थी। शकद्वीप में घोड़े बहुत अच्छी जाति के हुआ करते थे। महाभारत याद कीजिए, महाभारत अभी दोबारा चलाया गया। हमारे यहाँ कितने प्रकार के घोड़ों का वर्णन है और वो घोड़े इस क्षेत्र से आए, इस क्षेत्र से आए, इस क्षेत्र से आए, इस घोड़े के ये लक्षण है, इस घोड़े की ये विशेषता है। और 6 घोड़े, 8 घोड़े, 2 घोड़े, 4 घोड़े से जुड़े हुए रथी, महारथी, अर्धरथी, इन रथियों का वर्णन है हमारे यहाँ। ये सब हमारा क्षेत्र है। कह रहे हैं अल्ताई पर्वतमाला में एक शक सरदार की समाधि में बर्फ में जमे हुए बहुत से घोड़े 2300 साल बाद भी सुरक्षित अवस्था में मिले हैं। अब ये कह रहे हैं कि इन लोगों की जो लोक कथाएं हैं और जो लोक गीत हैं, इसमें उनका पुराना इतिहास भरा पड़ा है। तो इस लोक कथा और लोकगीत पर क्या हम भारतीयों को शोध करने की आवश्यकता नहीं है? इनमें आपको ध्वनि सुनाई पड़ेगी महाभारत की कथाओं की। अब ये कह रहे हैं कि भिक्षु शब्द जो है वो उच्चारण बदलकर बख्शी हो जाता है। भिक्षु का लंबा लिखा है, बख्शी हो जाता है। मंगोल दरबार में यही भिक्षु जो लेखन का काम, कैसा लेखन, राजनैतिक लेखन का काम भिक्षु कर रहे हैं। तो कौन है ये लोग? राजनैतिक लोग हैं। कौन? मंगोल दरबार, चंगेज खान और कुबलाई खान में। तो वहाँ इन भिक्षुओं के लिए बख्शी शब्द बनाया। बख्शी शब्द अपने यहाँ भी आ गया है। और बाबर के साथ इनका कहना है भारत पहुँचा। अरे भारत, बाबर के साथ भारत पहुँचा या ये समस्त का समस्त भरत क्षेत्र है? स्वयं बाबर भी तो भरत क्षेत्र का ही है। तकला मकान के बालुका भूमि में बहुत से बौद्ध ग्रंथ उइगर भाषा में मिले हैं। ये टकला मकान कौन सा है? ये टकला मकान का क्षेत्र वही है जो वर्तमान में, जिसको चीनी टर्किस्तान कह रहे हैं, 1949 में यानी 15 अगस्त 1947 के 2 साल बाद स्टालिन के कहने पर नेहरू ने जिस समस्त क्षेत्र को पर चीनी आधिपत्य स्वीकार किया, उसी प्रकार से जैसे 62 के बाद एक बड़े भूभाग में एक
1962 में तिब्बत पर चीन की सत्ता को नेहरू ने स्वीकार किया, यानी भारत भूमि को चीन को दे दिया गया। ये वही क्षेत्र है। क्या कोई प्रधानमंत्री या संसद या किसी भी प्रकार की राज्य सत्ता राष्ट्र के क्षेत्र को किसी अन्य शत्रु राष्ट्र को दे सकती है? ले ना पाई ये तो संभव है कि यदि वो उस पर बलपूर्वक कब्जा कर ले, लेकिन उसको उसका ही क्षेत्र मान लेना